तो जल का रोगाव नाशन कैसे करते हैं? तो इसका हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसमें हमने बताया था आपको कि अवसादन यानी सेडिमेंटेशन जिसे बोलते हैं, तलछटीकरण जिसे भी कह सकते हैं, या फिर भारी चीजों का नीचे बैठ जाना, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है। तो स्कंदन स्कंदन का मतलब होता है अवक्षेपण, छानन यानी छानने के द्वारा जल की निलंबित तथा कोलाइडी अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात इसमें कुछ रोगजनक बैक्टीरिया रह जाते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया लेस करना पड़ता है, ताकि हमारा जो है बैक्टीरिया जो है पूरी तरह इसी के यहाँ। देखिए इसके बाद जो है हम लोग अवसादन, स्कंदन तथा छानन द्वारा जल की में उपस्थित जो हमारी निलंबित का मतलब जो हमारी जो इम्प्योरिटीज घुली हुई थी वो एक अवक्षेप रूप में आ गई हैं, और जो कोलाइडल अशुद्धि होती है यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बनने से जो अवक्षेपण होता है, उनको दूर करने के पश्चात कुछ रोगजनक हमारे बैक्टीरिया रह सकते हैं, तो उनको भी हमें दूर करना पड़ता है। पानी को बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की जो विधियां उपयोग में लाते हैं, उन्हें हम रोगाणु नाशन कहते हैं। तो रोगाणु नाशन की कई विधियां, जिसमें पहली विधि है आपकी उबाल कर। अगर आप देखेंगे तो उबालने के पश्चात हमारी जो है 10 से 15 मिनट अगर हम पानी को उबाल लें तो जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और इस तरह से जल प्रयोग करने के लिए सुरक्षित हो जाता है। यह विधि घरों में सीमित प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त है। दूसरी विधि है क्लोरामीन द्वारा। कल हमने बताया था पिछले टर्न पे भी कि क्लोरामीन हमारा जो है रोगाणु नाशन के लिए बहुत अच्छा उपयोगी पदार्थ है, क्योंकि इसमें अमोनिया और क्लोरीन दोनों मिले होते हैं, यानी 2:1 में। क्लोरीन अगर 2 ग्राम है तो अमोनिया 1 ग्राम, इस तरह से मिलाते हैं तो एक ClNH2 बनता है। इसे ही हम क्लोरामीन बोलते हैं, यानी क्लोरेमीन, और HCl अलग हो जाता है। क्लोरेमीन अकेली क्लोरीन से बहुत अच्छी बैक्टीरिया नाशक है, वो अधिक देर तक काम करती है। ClNH2 जो है जब पानी के साथ जोड़ता है तो HOCl बनाता है, यानी रोगाणु नाशक हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। अमोनिया फिर से लिबरेट हो जाती है। ये HOCl ही रोगाणुओं को मारने में हेल्प करती है। अच्छा, क्लोरामीन एक अच्छा स्वाद भी देती है, इसके अलावा ये अरुचिकर गंध भी नहीं होता है। आजकल सबसे ज्यादा रोगाणु नाशन है तो क्लोरामीन प्रयोग की जाती है। तीसरी विधि है बेटा विरंजक चूर्ण द्वारा। छोटे जल ग्रहों में लगभग 1 किलोग्राम विरंजक चूर्ण जो है प्रति 1000 लीटर जल में मिलाकर जल को कुछ घंटों तक बिना छेड़े रहने देते हैं। विरंजक चूर्ण जब हम 1000 लीटर जल में मिलाकर कुछ घंटे तक छोड़ देते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया चालू हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है HOCl अम्ल बनता है, जो कि जीवाणुओं का नाश कर देता है। ये हमारा है जैसे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को जो पानी से रिएक्शन कराएंगे H2O से, तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस और Cl2। ये Cl2 जो है पानी से रिएक्शन करके HOCl और HCl बनाती है। जितने भी जर्म्स होते हैं वो HOCl से मिलकर मर जाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर भी हमारा एक दूसरा माध्यम है जो HOCl को जनरेट करता है, और जो कीटाणुओं को मारने के लिए अच्छा है। इसकी कुछ हानियां हैं कि कैल्शियम चूंकि अधिक मात्रा में बच जाता है तो इससे जल कठोर हो जाता है। विरंजक चूर्ण निरंतर अवघटित होता रहता है, जिससे खराब भी हो सकता है। इसकी अधिक मात्रा अगर हम प्रयोग करेंगे तो जल का जो स्वाद होता है वो बदल जाता है, बुरा हो जाता है और गंध आने लगती है। तो इसलिए इसको हम बहुत ही कैलकुलेटेड मात्रा लेनी चाहिए। कैलकुलेटेड का मतलब हो गया कि 1 किलोग्राम 1000 लीटर जल में मिलाकर रख सकते हैं। चौथी विधि है बेटा ओजोन। ओजोन एक अच्छी रोगाणुनाशक गैस है। यह शुष्क ऑक्सीजन को विद्युत विसर्जन नलिका से पास करने के बाद बनाई जाती है। 3 भाग ऑक्सीजन मिल करके 2 ओजोन गैस बनाते हैं। ओजोन कैसे ये जो है रोगाणुनाशक का काम करती है। ओजोन जो है अपघटित होकर के नेसेंट ऑक्सीजन देती है, नवजात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस। ये जो नवजात ऑक्सीजन होती है ये प्रबल ऑक्सीकारक होती है। नवजात ऑक्सीजन प्रबल ऑक्सीकारक होती है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देती है।
सभी बैक्टीरिया को मारती है। हानियां ये है कि ये बहुत खर्चीली है, इसलिए नगर महापालिका द्वारा इसका प्रयोग बहुत कम होता है। लाभ क्या है कि ओजोन के द्वारा रोगाणुनाशन क्लोरीन की अपेक्षा महंगा होता है, परंतु ये साथ में रंग, गंध और कोई अवशेष नहीं छोड़ती। ये स्थायी होने के कारण ऑक्सीजन में अवहित हो जाती है। इसकी अधिक मात्रा हानिकारक भी नहीं होती। अगला है हमारा क्लोरीनीकरण। जल के लिए क्लोरीन भी बहुत जगहों पर, बल्कि अधिकतर क्लोरामीन के साथ साथ कहीं कहीं क्लोरीन की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। इसमें क्या करते हैं, जल के लिए क्लोरीन एक आदर्श जीवाणुनाशक है। क्लोरीन गैस या सांद्र विलयन के रूप में हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है, यानी Cl2+H2 HCl + HClO। तो HOCl जो है हमारा जीवाणुनाशक का काम करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। पहले लोग ये मानते थे कि नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है इसी कारण ये जीवाणुओं को नष्ट करती है। होता क्या है कि HOCl टूट करके हाइपोक्लोराइट आयन बनाता है, जिसके कारण हाइपोक्लोराइट आयन बनता है, जो जीवाणुओं की कोशिकाओं में उपस्थित एंजाइम के साथ संयोग नहीं करता है। लगभग 80 गुना जो है अधिक विनाशकारी होता है। कुछ कारक हम लोग पढ़ते हैं कि जो क्लोरीन की रोगाणुनाशक क्षमता को प्रभावित करते हैं। उन कारणों में अगर हम देखेंगे तो संपर्क अवधि, क्लोरीन द्वारा जीवाणु को नष्ट करने की दर समय के साथ घट जाती है। दूसरा है जल का तापक्रम। क्लोरीन द्वारा जीवाणुओं की मृत्यु दर जल का तापक्रम बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मृत्यु दर, जीवाणु मर जाएंगे। टेम्परेचर के प्रभाव से भी मरते हैं, क्लोरीन का संपर्क बहुत तेजी से जाता है। जल का पीएच मान भी, जो क्लोरीन द्वारा जीवाणुओं की मृत्यु दर होती है वो 5 से 6.5 पीएच पर अधिक होती है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में जो बैक्टीरिया होते हैं जल में वो तीव्रता से मरते हैं। इसी तरह क्लोरीनीकरण के बहुत से लाभ भी हैं। ये अत्यधिक प्रभावी और अल्पव्ययी विधि है। ये सभी तापमानों में प्रयोग की जा सकती है। क्लोरीन के रख रखाव में भी कम स्थान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक स्थायी गैस है, अतः यह रखी रहने पर खराब नहीं होती है। और इससे जो हमारा जो जल प्योर किया जाता है उसमें लवणों की उपस्थितियां उत्पन्न नहीं होती है। हानियां क्या है कि कभी कभी जो है अगर क्लोरीन की अधिकता हो जाती है तो ये जल में अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न करते हैं। ये अधिक मात्रा में होने पर आंखों में जलन होने लगती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक जल का कीटाणुनाशन जो होता है वो पराबैंगनी विकिरण द्वारा भी कर सकते हैं। फिर हम आज चर्चा करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस हमारा आरओ सिस्टम को बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि परासरण की क्रिया क्या होती है। परासरण की क्रिया होती है विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहने का गुण परासरण कहलाता है। जैसे अगर किशमिश को पानी में डाल दें तो वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि जो कम सांद्रता वाला जो पानी था वो पानी के अणु किशमिश के अंदर चले आते हैं। किशमिश के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। इस झिल्ली की एक खास बात ये होती है कि केवल विलायक के अणु ही इससे पास हो पाते हैं, इसीलिए जल का अणु आसानी से जाती है। तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। और अगर हम चाहें कि परासरण को रोकना है तो परासरण को रोकने के लिए क्या करेंगे कि किशमिश को अगर हम चिमटी से बांध दें या पिन लगा दें, उसमें कस के बांध देंगे तो जो पानी का अणु है उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी ये जो हमने फोर्स लगाया इसे दाब कहते हैं, ये हमारा कहलाता है परासरण दाब। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा कि जैसे समुद्री जल है, अभी हम दाब उल्टी तरफ से लगाते हैं। समुद्री जल या हमारा जो खारा पानी है या गंदा पानी नगर महापालिका द्वारा जो है या कहीं से हमारा जो पानी जो हम लोग उसको प्योर आरओ सिस्टम में प्योरीफाई करना है,
जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, समुद्री जल यानी गंदा जल है, डेंस है यानी हाईली कंसंट्रेटेड है या अधिक सांद्रता वाला है। तो इसमें जो है, तो समुद्री जल जैसे बहुत अधिक घनत्व वाला है, तो समुद्री जल के तरफ से हम दाब लगाते हैं पिस्टन द्वारा। दाब लगाएंगे तो जो विलायक के अणु होंगे इसमें, वो कहाँ पे दबाव डालेंगे? अर्धपारगम झिल्ली पर। अर्धपारगम झिल्ली पे दबाव डालेंगे तो जो पानी होगा बह करके दूसरी तरफ आ जाएगा, और जो अशुद्धियां हैं, लवण है, वो उधरी तरफ रुक जाते हैं। इस तरह से हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमें दूध का पनीर बनाना है, तो पनीर बनाने के लिए कपड़े में रख देते हैं हम, इसके बाद कपड़े को कस के दबाते हैं, तो जो पनीर का हिस्सा अंदर रह जाता है और पानी होता है बाहर की ओर निकल के बह जाता है। ठीक ऐसा ही काम हमारा दाब द्वारा अर्धपारगम झिल्ली करती है। यानी अगर हम उस साइड समुद्री जल की तरफ कोका कोला भी आप रख देंगे तो उसका रंग भी वहां पर छन जाएगा, सिर्फ पानी ही धर आएगा। यानी अब तो इतने आरओ सिस्टम आ गए हैं कि उसमें यूवी सिस्टम भी होता है जो बैक्टीरिया को भी मार देती है। यूवी लाइट से गुजरती है तो पानी आगे चल करके चेंबर से तो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाती है। इसलिए जो है आरओ का जो पानी होता है प्योर शुद्ध होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आरओ का पानी हम कंटिन्यूस प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें खनिज लवण न होने के कारण हमारे शरीर को पोषण भी नहीं मिल पाता है। इसलिए कम से कम 70 मैक्सिमम, मतलब थोड़ा बहुत हार्डनेस तो होनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में कुछ पोषण या जल का हमारा मीठापन बना रहे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर तीखापन आ गया तो इसका मतलब हमने बहुत ज़्यादा आरओ सिस्टम यूज कर रहे हैं, बहुत हार्ड पराशरण दाब के द्वारा हम जल प्रयोग में ला रहे हैं, वो हमारे नुकसान भी हो सकता है। तो हम सवाल ये होता है कितना दाब लगाएं, किसी के पास प्रेशर गाज तो होता नहीं है। तो अगर हम पहली मंजिल पे हमारा घर है तो करीबन हम अगर मान के चलिए आप 15 से 20 मीटर ऊंचाई पर अगर आपका पानी का टंकी है, 10 मीटर ऊंचाई मिनिमम होनी चाहिए, ये मान के चलिए आप 10 मीटर, तो बहुत अच्छा दाब मिल जाता है। अगर 10 मीटर नहीं है तो कम से कम 7 मीटर होनी चाहिए, 7 से 10 20 मीटर तक, तो जितना भी हो हम ऊंचाई ले सकते हैं। और लगभग जो है हमारा जो शुद्ध जल प्राप्त करना होता है उसे 15 से 40 किलो सेंटीमीटर दाब लगा सकते हैं। तो ये अर्धपारगम झिल्ली जो है सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, यानी पॉलीमर झिल्ली आजकल आ रही सेलुलोज एसीटेट या पॉलीमेथिल क्राइलेट की पतली फिल्म, ये भी पॉलीमर है। पॉलीमेथिल क्राइलेट ये भी हमारे अर्धपारगम झिल्ली के रूप में प्रयोग की जा रही है आजकल आरओ सिस्टम में। इससे जो शुद्ध जल होता है उसको हम उपयोग कर लेते हैं। लाभ क्या है बेटा? इससे जल में उपस्थित जो आयनिक अशुद्धियां हैं, कोलाइडल, कुछ अवमार वाले कार्बनिक पदार्थ हैं, आसानी से पृथक हो जाते हैं। इससे कोलाइडी सिलिका भी पृथक हो जाती है। सिलिका यानी जो मिट्टी होती है वो सब भी अलग हो जाती है। इसमें प्रयुक्त होने वाली जो अर्धपारगम झिल्ली है लगभग 2 साल तक काम करती है, 2 से 3 साल तक, और इससे लगातार जल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहने के लिए है कि खर्चा अधिक नहीं आता है, लेकिन इसमें पहले क्या होता है कि एक फिल्टर होता है, शुरू में लगता है, जो पानी गुजरता है वो फिल्टर से होकर गुजरता है। फिल्टर क्या करता है, बालू मिट्टी जो बड़े बड़े अशुद्धियां होती है उनको रोक लेता है। तो फिल्टर हमारा हमें लगभग खराब हो जाता है, तो वो 300 से 400 के 400 500 तक का एक फिल्टर का अंदर यूनिट आती है जो पानी को प्योरीफाई करता है। फिल्टर हमारा जितना साफ रहेगा, हमारा जो अंदर की अर्धपारगम झिल्ली है, यूवी मेम्ब्रेन, या अंदर की जो बोलते हैं सर वो झिल्ली, आरओ के अंदर लगा होता है। आरओ के अंदर जो लगा होता है वो काफी समय तक काम करेगा। ये है कि पानी हमारा बस ज्यादा बालू वाला ना हो, बहुत गंदा ना हो, नहीं तो हमारी जो है फिल्टर पहले खराब होती है। फिल्टर 400 तक तो बदल जाता है। ये हमारा जो है पानी को ऐसे शुद्ध करते हैं बेटा। अब हम अगला पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज। ये सभी जानते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारा जो है गंदा पानी जो फैक्ट्रियों से निकलता है, वे और सीवेज होता है जो मैल मल आदि पदार्थ जो नदी में आते हैं। तो हमारा जो है विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें हमें जल में प्रवाहित कर दिया जाता है कारखानों द्वारा, जिन्हें हम औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं या वाहित मल या सीवेज कहते हैं।
पदार्थों में अगर मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, ये सब उसमें उपस्थित होते हैं, बल्कि विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं। इसके आधार पर इसे हम कई तरह से बांट सकते हैं। पहला जैसे प्रक्रम अवशिष्ट, प्रोसेस वेस्ट, विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न कर उनके विशिष्ट प्रक्रम अवशिष्ट होते हैं, कच्चे तथा मशीनों के धोने, परिवर्तित उत्पादों के बनने से उत्पन्न होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। जैसे अकार्बनिक, अकार्बनिक हमारे जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थों के उद्योग जो होते हैं, धातु कर्म यानी मेटल जहाँ पे काम किया जाता है, या विद्युत लेपन होते हैं, उन सब में हमारे अकार्बनिक अपशिष्ट होते हैं। ये जैविक समस्याएं उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति के कारण जो ऑर्गेनिक अशुद्धियां होती हैं कार्बनिक, वो नहीं प्रकट हो पाती। जैसे कार्बनिक अम्लों के साथ सल्फेट की अधिक मात्रा होने पर सल्फेट अपचायक जीवाणु उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे H2S की समस्या बन जाती है। दूसरा कार्बन वेस्ट। कार्बन हमारा कागज, कपड़ा, खाद्य संसाधन, दूध, मद्य आदि से उत्पन्न जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है। इनको दूर करना प्रदूषण की प्रमुख समस्या है। इसके अलावा एक और हम बांट सकते हैं जो इसमें नहीं दिया है, वो तीसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लास्टिक अवशिष्ट। प्लास्टिक अवशिष्ट बहुत ज्यादा ही हमारे लिए खतरनाक है। प्लास्टिक है, लेड है, क्रोमियम है, ये सब भी लोग नालियों में प्लास्टिक फेंक दे रहे हैं, मोमिया फेंक देते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं क्षमता ना, ये होते कार्बनिक हैं, लेकिन इनको आसानी से हम घोल भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते हैं। तो इनमें प्लास्टिक के कारण, जैसे जो प्लास्टिक बने होते हैं, इनमें जो पाउडर होता है ये हमारा पानी में घुल जाता है, तो और भी इम्प्योरिटी बढ़ा देता है। प्रोसेस वेस्ट, दूसरा है रासायनिक अवशिष्ट। रासायनिक अवशिष्ट जैसे मान लीजिए डाई वगैरह, कहीं कलरिंग हो रही है, कहीं पेंटिंग हो रही है, पुताई हो रही है, या छपाई हो रही है, उसके दौरान जो बच जाते हैं रंजक, अपमार्जक, अम्ल क्षार, कीटनाशी, प्लास्टिक, ये सारे हमारी बड़ी मात्रा में रासायनिक केमिकल वेस्ट कहलाते हैं। इन्हें हम पदार्थों की प्रकृति की उपस्थिति के आधार पर अलग अलग में वर्गीकरण कर सकते हैं। लास्ट है हमारा नगर महापालिका अपशिष्ट जल उपचार। नगर महापालिका द्वारा जो पीने की पानी होता है उसमें क्या क्या वो होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, कई कई पूछा जाता है। यह जो है स्वच्छ और गंधहीन होना चाहिए, स्वाद में अच्छा होना चाहिए, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु इसमें नहीं होने चाहिए, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे आपत्तिजनक घुलित गैसें नहीं होनी चाहिए, इसमें सीसा, आर्सेनिक, क्रोमियम तथा मैग्नीज के हानिकारक लवण नहीं होने चाहिए। किसी भी दशा में इसका pH मान 8 से ज्यादा न हो, 7 से 8 के बीच हो। टर्बिडिटी ना हो, यानी बहुत सा पानी ऐसा होता है कि धुंधला होता है, बिल्कुल आर पार नहीं दिखता है, ये गलत है। ये मृदु और ठंडा होना चाहिए। तो नदी, झील, तालाब और ट्यूबवेल में से प्राप्त जो जल होते हैं उसमें बहुत से अशुद्ध पदार्थ, चाहे वो घर के हो चाहे औद्योगिक चीजों के मिले होते हैं। उन्हें निम्न प्रकार से पीने योग्य बना सकते हैं। निलंबित अशुद्धियां दूर करना। निलंबित अशुद्धियां दूर करने का मतलब कच्चे पानी को सछिद्र परतों पर प्रवाहित करके तैरने वाली अशुद्धियां हम पहले अलग कर देते हैं। दूसरा है अवसादन यानी सेडिमेंटेशन। निलंबित का हो गया भैया सबसे अलग है, जैसे बालू वालू बहुत पहले हम अलग कर सकते हैं, छानने पर अलग हो जाएगी। फिर अवसाधन है, लगभग 5 मीटर गहरे गहरे बड़े तालाबों में बिना हिलाए 2 से 6 घंटे रख देते हैं, सब बैठ जाती है। फिर जो स्वच्छ निथरा हुआ पानी उसको धीरे से हम दूसरे टैंक में ले जाते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, स्कंदन। तो कोलाइडी अशुद्धियों को स्कंदनकर्ता की सहायता से स्कंदित कर देते हैं। स्कंदनकर्ता मैंने बताया था आपको, जैसे फिटकरी है, सोडियम एल्यूमिनेट है, NaLO2, हरा कसीस, फेरस सल्फेट है, इनको यूज करके हम स्कंदन कर देते हैं। फिर जो पानी है इसको छानते हैं। इस जल को रेत के छानक पर प्रवाहित, रेत के द्वारा छानते हैं, और फिर बाद में उसमें अब सब कुछ हो, हमारा जो पानी मिला उसमें हो सकता है बैक्टीरिया हो, तो उसको खत्म करने के लिए हम क्लोरीन या क्लोरामीन मिला करके
ऊंची टंकियों की सहायता से घरों में भेज दिया जाता है। अब आ जाइए, फिर हम आगे आते हैं जैव ऑक्सीजन मांग। तो ये नगर महापालिका, ये थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है कि जल में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जो जल में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको वो ऑक्सीकृत कर देते हैं। इससे जल का प्रदूषण कम होता है। यानी प्रकृति ने बहुत अच्छा बनाया है हर जगह, चाहे वो जल में हो, चाहे जल के बाहर हो, चाहे कहीं भी हो। हर तरह के जो है हमारे जीव जंतु हैं जो कि प्रदूषण को दूर करते रहते हैं। लेकिन मनुष्य जो है समझदार होते हुए भी गलतियां करता है और प्रदूषण फैलाता है। कानपुर में तो बगल में ही पान खा के ही थूक देते हैं, आते जाते मुंह में भरे रहते हैं। तो जल के नमूने में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी कार्बनिक पदार्थ का अगर हमें ऑक्सीकरण होना है और सूक्ष्म जीवों द्वारा, यानी एक तरह से देखें किण्वन अपक्रिया या फर्मेंटेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे हम जैव ऑक्सीजन मांग करते हैं। यानी जीव जंतुओं को इतनी ऑक्सीजन चाहिए। इसे हम बिल्कुल उसी तरह प्रदर्शित करते हैं ppm या मिलीग्राम पर लीटर में। जो पीने के पानी में शुद्ध जल की जो जैव ऑक्सीजन मांग होती है बीओडी, याद रखिएगा 0.75, यानी 75% से 15%, या हम कह सकते हैं कि 10.5 या 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। 0.75 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। इतनी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। बीओडी का महत्व क्या है? ये जल में डिग्री के मूल्यांकन अच्छी विधि है। जल में जो है बीओडी का मान अपेक्षाकृत कम होता है। उच्च बीओडी सुझाता है जलापूर्ति जैविक अपशिष्ट द्वारा संदूषित है। इस मान का उपयोग जलाशय के प्रदूषण को दूर करने में किया जाता है। जैव ऑक्सीजन माप जल प्रदूषण मापने में उपयोगी होती है। जैसे यदि प्रशोधित जल की जैव ऑक्सीजन मांग 70 मिलीग्राम पर लीटर हो, तो इससे यह पता चलता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषित जल के 1 लीटर के नमूने में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण हेतु 70 मिलीग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यानी अगर 70 मिलीग्राम जब ऑक्सीजन डिमांड है, 70 मिलीग्राम ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसी तरह दूसरा है बेटा रासायनिक ऑक्सीजन मांग। बीओडी निकालने का तरीका ये है, यूरिया की O2 से क्रिया अगर कराएं, यूरिया NH2CO NH2, ये आपको जरूरत नहीं कि इसको याद रखें, क्यों समझाने के लिए है इस रिएक्शन को। N2CO2 बनता है, तो मान लीजिए 10 की घात 4 लीटर जल में 1 किलोग्राम यूरिया है। जल का बीओडी यानी जल में यूरिया अपान जल लीटर में रख दिया आंसर, तो निकाल लिया मिलीग्राम पर लीटर, यानी बीओडी 10⁻² मिलीग्राम पर लीटर चाहिए। इसी तरह आती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी। बीओडी और सीओडी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। है तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में विद्यमान कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों की, जो अब अभी तक तो क्या था, जीवों को जो ऑक्सीजन चाहिए उसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते थे। अब जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीकरण हेतु रिएक्शन में भी ऑक्सीजन जो लगेगी उसे हम बोलते हैं रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन यूज होगी वो रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। इसे भी हम मिलीग्राम में प्रति लीटर द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जल के नमूने में सीओडी ज्ञात करने के लिए इसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं, K2Cr2O7 द्वारा। और बीओडी तथा सीओडी में मुख्य अंतर यही है कि बीओडी से जल के नमूने में विद्यमान कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का पता चलता है। बीओडी से याद रखिएगा, बीओडी क्या बताती है कि जल के नमूने में कितना कार्बनिक पदार्थ है, जबकि सीओडी क्या बताती है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ बता देती है। सीओडी हमारा, क्योंकि बीओडी जितना होगा उतना कार्बनिक पदार्थ है उसमें,
और उतना ही हमको जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और उतना ही उसको हमको जो है हेलो ऑक्सीजन सर। करनी। जी हाँ सर। सर गोभी सर बोल रहे हैं? हाँ बताइए बताइए। अरे सर सर नमस्कार ये सर। मैम, नमस्कार सर, नमस्कार मैम। सर बात करना चाह रही हैं आपसे थोड़ा। जी हाँ डीपी सिंह जी। ये इतना हमारा था, लास्ट था ये। अब पूरा चैप्टर खत्म हो गया है बेटा। ये जी सर। सर सारांश से इसको सब रीड कर लीजिएगा। जी सर कंप्लीट कर लेंगे सर। ये कंप्लीट है। इसमें याद रखिएगा लाइम सोडा कैलकुलेशन और हार्डनेस कैलकुलेशन वाला जरूर आपका आएगा, उसको जरूर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल प्लस लाइम सोडा विधि, जियोलाइट विधि, ये तैयार होना चाहिए। जल का रोगावनाशन और आरओ सिस्टम, बीओडी सीओडी क्या है, बस इतना आप पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। बाकी सारा प्रैक्टिकल है बेटा। कालगन विधि ये तो आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन आंसर दिए गए देखिए यूपी में जो बीटी में पूछे गए हैं वो सन दिए गए, वो सब तैयार कर लीजिएगा। कोई समस्या हो तो फिर हम लोग कल जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे, ईंधन। वाले भी इसमें जुड़ेंगे। हाँ सब लोग जुड़ेंगे, आर्किटेक्चर और पीएस सब पूरा फर्स्ट ईयर एक साथ मैम काउंसलिंग लेंगी आप लोग। अगली क्लास काउंसलिंग की है, अटेंडेंस सबकी हो गई है।